हाँ, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज बात कर रहे हैं अपन सिलेक्शन रूल्स की। ठीक है, सिलेक्शन रूल, पहला जो सिलेक्शन रूल है अपने पास कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तभी देगा, आईआर स्पेक्ट्रा तभी देगा जब उसमें डाइपोल मूवमेंट हो, या यूं कहें कि डाइपोल मूवमेंट में चेंज हो, वही कंपाउंड आईआर एक्टिव होता है। जैसे बात करें साहब हाइड्रोजन आईआर इनएक्टिव है, क्यों? तो अपन कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता, और डाइपोल मोमेंट नहीं होता तो अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो आईआर क्या होगा, इनएक्टिव होगा। नाइट्रोजन भी आईआर इनएक्टिव होगा क्योंकि नाइट्रोजन में भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता, इस कारण ये भी क्या है, आईआर इनएक्टिव। तो आईआर एक्टिव वही कंपाउंड होंगे जिनमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा या डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा, वही आईआर एक्टिव होते हैं। एक और कंपाउंड की बात करें जैसे CO2, CO2 अपने पास है, लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो CO2 में जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है तो डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी, एक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, एक बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, तो उस समय इसके डाइपोल मोमेंट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब डाइपोल मोमेंट में चेंज हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि CO2 इज आईआर एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहली शर्त आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए या डाइपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए, तभी वो आईआर एक्टिव होगा। दूसरे अपन बात करें इसमें कि वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट जो रेडिएशन है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए, नहीं तो ट्रांजिशन नहीं होगा, वाइब्रेशन लेवल्स में ट्रांजिशन नहीं होगा। जब वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन नहीं होगा तो अपन को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बैंड नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि अगर आपको बैंड चाहिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू द इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अपन एक और कह सकते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चेंज है वो 1+1 या -1 होना चाहिए। क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस कारण अपन प्लस साइन का यूज कर सकते हैं। इस कारण प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर इकाई की कमी या इकाई की वृद्धि होती है तो ही अपन को ट्रांजिशन मिलता है, और उस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या मिलेगा, बैंड मिलेगा। और इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग जो बैंड मिलता है उसको अपन कहते हैं फंडामेंटल बैंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपन ने कहा कि मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बल्कि हार्मोनिक मोशन भी हो सकता है। तो उस समय अपन कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चेंज +2 +3 भी हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग भी अपन को एडजॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं, जैसे अपन ने बात की थी ओवरटोन। ठीक है, तो इस तरह के बैंड भी अपन को मिलते हैं। तो मेन कंडीशन अपने पास सिलेक्शन रूल के हिसाब, कोई भी कंपाउंड आईआर एक्टिव तब होगा जब उसमें डाइपोल मूवमेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट में चेंज होगा। अगर किसी में डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट में चेंज नहीं होगा तो आईआर इनएक्टिव होगा। दूसरे अपन ने कहा कि इंसिडेंट वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। तीसरे अपन ने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वाइब्रेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इकाई की या तो कमी होनी चाहिए या इकाई की वृद्धि होनी चाहिए, तभी अपन को एडजॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुक्स लॉ की, हुक्स लॉ अपने पास है क्या, इसलिए काम में आता ही है। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे अपने पास कोई मॉलिक्यूल है AB, और इस AB मॉलिक्यूल में ये अपने पास बॉन्ड है, तो हुक लॉ के द्वारा अपन इस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी को ज्ञात कर सकते हैं कि किस बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन वेव नंबर में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास फार्मूला क्या है, तो फार्मूला अपने पास न्यू बार इजिकल टू 1/2πc रूट K/μ। ठीक है, इसमें न्यू बार की बात करें तो न्यू बार अपने पास वेव नंबर, पाई की बात करें तो पाई आपको पता है 3.14, सी अपने पास वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन जो अपन लेंगे 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकंड में। बात करें अपने पास K,
के क्या है, के यहाँ अपने पास इंपॉर्टेंट है, और के जो है इसको अपन गिनेंगे फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा ये। फोर्स कांस्टेंट है क्या कि जैसे अपन बात करें कि एक अपने पास सिंगल बॉन्ड होता है, एक अपने पास डबल बॉन्ड होता है और एक अपने पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा माना जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए कहा जाता है कि इसकी जो वैल्यू रखते हैं अपन के की जो वैल्यू रखते हैं अपन वो रखते हैं 5 इंटू 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। डबल बॉन्ड के लिए ये डबल हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये वैल्यू अपने पास क्या हो जाती है? ट्रिपल हो जाती है। तो ये अपने पास फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें म्यू की, तो म्यू अपने पास कहलाता है रिड्यूस मास। रिड्यूस मास की बात करें, इसका फार्मूला अपने पास है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 क्या है? जो अपने पास बॉन्ड होता है उस बॉन्ड से अटैच जो एटम है उनकी बात है। m1 मास ऑफ द फर्स्ट एटम और m2 मास ऑफ द सेकंड एटम। ठीक है, यहां देखते हैं अपन कि m1 और m2 एटम का मास जितना ज्यादा हाई होता जाएगा रिड्यूस मास की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जब रिड्यूस मास की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट वेव नंबर के प्रोपोर्शनल है। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके लिए वेव नंबर उतना ज्यादा होगा। रिड्यूस मास की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वेव नंबर की वैल्यू उतनी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अपन बात करें एक बॉन्ड है अपने पास CH बॉन्ड, इस बॉन्ड के लिए अपन वेव नंबर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए, फॉर्मूला का यूज करके CH। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल टू 1/2πc रूट के। के की बात करें, के क्या है? न्यू बार इक्वल टू 1/2πc रूट के अपॉन म्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू अपने पास है, पाई की वैल्यू अपने पास है 3.14। सी अपने पास है 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। के की वैल्यू की बात करें, के की वैल्यू क्या होगी? तो भी अपन ने बात की थी सिंगल बॉन्ड जो होता है उस सिंगल बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो 5 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, रिड्यूस मास की बात करें, 2 एटम है अपने पास यहाँ, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मास ऑफ कार्बन की बात करते हैं। मास ऑफ कार्बन की बात करें तो मास ऑफ कार्बन के पास रहेगा 20 इंटू 10⁻⁻24। 20 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसकी बात करें दूसरे एटम की, तो ये दूसरा एटम अपने पास हाइड्रोजन, इसके मास की बात करें तो इसका मास जो है वो अपने पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये कार्बन का मास आ गया अपने पास, और किसका मास आ गया? हाइड्रोजन का मास आ गया। ठीक है, दोनों का मास अपने पास आ चुका। दोनों की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं इस फार्मूले में। दोनों की वैल्यू पुट कर दें इस फार्मूले में तो अपने पास के की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, म्यू की m1/m2, तो 1/2πc है अपने पास। तो पाई की वैल्यू रख दे अपन 3.14। सी की वैल्यू अपने पास 3 इंटू 10⁻10। के की वैल्यू अपने पास है 5 इंटू 10⁵। नेक्स्ट अपने पास है m1 इंटू m2। m1 क्या है अपने पास? कार्बन ले लिया अपन ने, तो 20 इंटू 10⁻⁻24 इंटू हाइड्रोजन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन m1 प्लस m2 फार्मूले में अपने पास, तो 20 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻24। जब आप इसको फाइंड आउट करते हो तो इस बॉन्ड के लिए फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है वो आती है अपने पास 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हुक लॉ के द्वारा अपन किसी बॉन्ड की वेव नंबर या यूं कहें कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं।